फिर मेडिवल एजुकेशन कैसी थी? मध्यकालीन की एजुकेशन ज़्यादातर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, फिलोसफिकल थॉट पढ़ाया जाता, कोई भी साइंस वाइंस की बातें नहीं करता, रिलीजियस स्ट्रक्चर एंड रिलीजियस पॉलिटिकल थॉट आते थे। क्रिश्चियन मशीनरीज जो इंडिया में आए वो मॉडर्न एजुकेशन लेके आए, तो क्रिश्चियन मशीनरी मॉडर्न एजुकेशन लेके आए इंडिया में। एंड इनका एम क्या था? अब सोशल अपलिफ्टमेंट नहीं था कि लोग उठे ऊंचे बड़े साइंस एंड टेक के बारे में पढ़। इनका था काम इवेंजेलाइजेशन। इवेंजेलाइजेशन मतलब धर्म परिवर्तन। तो इनका मतलब था इवेंजेलाइजेशन। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे स्टार्ट की? पोर्टुगीज ने स्टार्ट की गोवा में। तो पोर्टुगीज ने कैसे 1556, तो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट की 1556 में गोवा में, पोर्टुगीज ने 1556। अर्ली एफर्ट्स क्या थे ईस्ट इंडिया के? 1781 में कैलकाटा मदरसा स्टार्ट किया। कैलकाटा मदरसा इस्लामिक स्टडी के लिए, सबसे पहले कैलकाटा मदरसा स्टार्ट किया इस्लामिक स्टडी के लिए। फिर 1791 में उसके 10 साल बाद संस्कृत कॉलेज स्टार्ट किया। संस्कृत कॉलेज किसने स्टैब्लिश किया? जोनाथन जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज कहाँ स्टार्ट किया? बनारस, यहाँ पे बनारस में, यूपी में। बनारस में जोनाथन डंकन ने स्टार्ट किया। क्यों? इंडियन फिलोसफी को पढ़ने के लिए। संस्कृत कॉलेज इंडियन फिलोसफी को पढ़ने के लिए संस्कृत कॉलेज 1791 में स्टार्ट किया जोनाथन डंकन ने। फिर 1800 में वेलेस्ली ने एक स्कूल खोला कि जो इंडियंस जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं उनको ट्रेन करने के लिए, लेकिन ये 1802 में बंद करवा दिया था। उन ब्रिटिशर्स ने बंद करा दिया था। फिर 1817 में हिंदू कॉलेज स्टार्ट किया। किसने? राजा राम मोहन रॉय एंड डेविड हेयर ये स्टार्ट किया था 1817 में। राजा राम मोहन रॉय, डेविड हेयर। तो इसमें जो हिंदू कॉलेज जो स्टार्ट किया था 1817 में, जो राजा राम मोहन रॉय एंड डेविड हेयर, तो ये किस लिए स्टार्ट किया था? ये इसमें वेस्टर्न एजुकेशन एंड फिलोसफी पढ़ाई जाती थी, इंग्लिश में पढ़ाया जाता था। एंड यहाँ से हिंदू कॉलेज से ही यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट होता है। यंग बंगाल मूवमेंट, यहाँ पे लोग चैलेंज करने लगे थे इंडियन संस्कृति को, तो यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो इसके इंपॉर्टेंट लीडर थे हेनरी विवियन डेरोजियो। तो ये इनकी जो सोच थी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थी। ये बोलते थे कि कुछ नहीं मानो एंड ऑल दैट। ये 17 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गए थे हिंदू कॉलेज के। फिर ये 23-24 की ईयर्स में डेथ हो गई थी इनकी किसी डिसीज़ की वजह से। फिर इनको निकाल दिया गया था हिंदू कॉलेज से, हेनरी विवियन डेरोजियो। फिर 1813 में 1 लाख रुपए दिए गए। बहुत हो हल्ला हुआ था 1 लाख रुपए कैसे दिए इंडिया के लिए एजुकेशन के लिए, लेकिन 1 लाख रुपए देखे तो काफ़ी 10 सालों बाद तक तो आ ही नहीं था 1 लाख रुपए। फिर ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट, ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। 1835 में मकौले मिनट आया। मकौले मिनट, तो मकौले मिनट ने क्या हुआ कि जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी। तो मंगोले मिनट ने बोला कि लैंग्वेज जो होगी वो इंग्लिश होगी और सिर्फ एजुकेशन लोगों के लिए फिक्स होगी। 1835 में मकौले मिनट, तो ना एजुकेशन सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए दी जाएगी, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में दी जाएगी। तो मास एजुकेशन को नकार दिया था इनने मकौले में। तो फिर वुड्स डिस्पैच आता है 1854 में। इसने मास एजुकेशन को प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे एजुकेशन फोकस किया, लेकिन तो इसे बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, वुड्स डिस्पैच को। लेकिन मकौले ने बोला कि मास जो एजुकेशन थी उसे नकार दी मकौले मिनट ने। तो फिर उसने बोला कि फिर तो एंग्लिस्ट व्यू था मकौले का। तो 1835 में रिजोल्यूशन आया एंड इसने बोला कि यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस पढ़ाई जाएगी, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई जाएगी। वर्नैकुलर लैंग्वेज को कोई फंड नहीं दिया गया। तो जब 1 लाख का फंड आता था वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आता था, वर्नैकुलर लैंग्वेज को कोई फंड नहीं। वुड डिस्पैच आया, वुड्स डिस्पैच 1853 से मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम बोला। उन्होंने कहा 1813 से जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इन्होंने बोला कि एक फर्स्ट कम्प्रिहेंसिव प्लान लेके आई इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। इन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को हटा दिया। इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन लाइक फैलाना। फिर रिकमेंडेशन आती है कि वर्नैकुलर लैंग्वेजेस स्कूल लेवल में वर्नैकुलर लैंग्वेज होनी चाहिए। फिर एंग्लो वर्नैकुलर होनी चाहिए हाई स्कूल में, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज कॉलेजेस इंग्लिश मीडियम होने चाहिए। मतलब जब आप स्कूल में हो, बचपन में आए हो, तो वर्नैकुलर प्राइमरी स्कूल में क्या होनी चाहिए? वर्नैकुलर लैंग्वेज। फिर हाई स्कूल्स में होनी चाहिए आपकी एंग्लो वर्नैकुलर, मतलब दोनों एंग्लो प्लस वर्नैकुलर। और फिर जो कॉलेज होगी उसमें सिर्फ एंग्लो इंग्लिश मीडियम होगा कॉलेज। तो फिर जो यूनिवर्सिटी थी कैलकाटा बॉम्बे एंड मद्रास इंडियन मीडियम की थी। कोलकाता बॉम्बे एंड मद्रास की जो थी ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती थी, ये जो यूनिवर्सिटीज़ थी। तो इन्होंने बोला कि फीमेल और वोकेशनल एजुकेशन भी देनी चाहिए। वोकेशनल मतलब किसी को पढ़ाई नहीं करनी है, सीधे जॉब करनी है, तो उसे वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आराम से वो जॉब कर पाए। और फिर टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। फिर टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने लगे।
एंड उन्होंने बोला कि जो इंस्टीट्यूशन वो चाहिए सेकुलर होने चाहिए, मतलब क्रिश्चियन मिशनरी का ज़्यादा रोल नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला कि प्राइवेट इंटरप्राइजेस को भी इंकरेज करो, तो उनको भी ग्रांट नेट देनी चाहिए गवर्नमेंट को कि वो भी अपने स्कूल या कॉलेजेस खोलें, तो ग्रांट देनी चाहिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को। फिर वुड डिस्पैच के बाद 1854 के बाद हंटर कमीशन बैठाई जाती है 1882 1803, हंटर कमीशन 1882 तो 83। तो ये लॉर्ड रिपन ने किसने अपॉइंट की थी? लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन लॉर्ड रिपन क्यों की थी? क्योंकि इसने बोला कि देखो वो डिस्पैच को ढंग से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसने बोला प्राइमरी एजुकेशन को आप प्रायोरिटी दो। ऐसे बोला प्राइमरी एजुकेशन का जो फंड होने चाहिए वो किसको दे दो? म्यूनिसिपल बोर्ड को दे दो, वहां पे पैसा दे दो। एंड फिर आप वोकेशनल एजुकेशन दो, स्कूल में वोकेशनल एजुकेशन दो। एंड उसने कहा मुस्लिम के लिए स्पेशल मेजर दो कि मुस्लिम बहुत पिछड़ रहे हैं, तो ये बोला गया। फिर उन्होंने फिजिकल एंड मेंटल एजुकेशन की बात की, तो पहली बार फिजिकल एंड मेंटल एजुकेशन की बात की। उन्होंने बोला कि गर्ल्स की एजुकेशन प्रेसिडेंसी टाउन्स के बाहर बहुत कम है, ना के बराबर, जैसे बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, इसके बाहर गर्ल्स की एजुकेशन बहुत ही निग्लेजिबल है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये बोला हंटर कमीशन ने। उसने बोला कि फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ में भी ध्यान देना चाहिए एंड मुस्लिम के लिए स्पेशल मेजर की बात की। थॉमस रेले कमीशन 1904, थॉमस रेले कमीशन 1904। उस टाइम बंगाल रेनेसेंस बहुत बड़ा था, तो उसने बोला कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन होनी चाहिए, रिसर्च एंड स्टडी बढ़ाओ, और जो कॉलेजेस हैं प्राइवेट कॉलेजेस को गवर्नमेंट के कंट्रोल में लेके आओ कि वहाँ पे जो ये देश भावना है वो स्टार्ट ना हो। तो किसकी थी? थॉमस रेले कमीशन, थॉमस रेले कमीशन 1904। तो ये सिर्फ यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए थी। इसने बोला रिसर्च एंड स्टडी बढ़ाओ एंड प्राइवेट कॉलेजेस को गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल के लेके आओ। फिर 1904 की थी। 1917 में आती है सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, सैडलर, तो सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन। तो ये स्कूल प्लस यूनिवर्सिटी एजुकेशन, इन्होंने दोनों पे ध्यान दिया। तो दोनों देखने बोला कि 12 ईयर स्कूल कोर्स होना चाहिए, 12 साल का स्कूल कोर्स है, 1 से लेके 12 साल, और प्लस जो डिग्री होनी चाहिए वो 3 साल के लिए होनी चाहिए, मतलब कम से कम 12 + 3 मतलब 15 साल की पढ़ाई होनी चाहिए। तो ये बोला सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन ने। फिर हर्टोग कमेटी आती है 1929 में। तो हर्टोग कमेटी आती है 1929 में। उसने बोला एजुकेशन को ऐसे कंपलसरी मत बनाओ, और उसने बोला कि जो स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी में आप स्टैंडर्ड इंप्रूव करो, ऐसा नहीं नंबर बढ़ाओ, और एकदम एडमिशन को रेस्ट्रिक्ट करो, जैसे आईटीज में होता है अच्छा एडमिशन टेस्ट होता है, अच्छा सा एडमिशन टेस्ट लगाओ, वोकेशनल कोर्स दो, जो ऐसा नहीं है जो सबको आप यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करो, जो लोग पढ़ना नहीं चाहते ना वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। फिर सार्जेंट रिपोर्ट आई 1944 में, सार्जेंट रिपोर्ट आई 1944 में। पहली बार सार्जेंट रिपोर्ट ने बोला कि 3 से 4 साल के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए बात की, 3 से 6 साल के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए। तो पहले प्राइमरी एजुकेशन की बात थी, प्री प्राइमरी कोई जानता नहीं था, प्ले स्कूल एंड ऑल दैट। तो ये सार्जेंट रिपोर्ट ने स्टार्ट किया प्री प्राइमरी एजुकेशन। ऐसा वाला कंपलसरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए 6 to 14 ईयर्स। तो कंपलसरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए। तो इसके लिए एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो इस्टेब्लिश किया गया। सार्जेंट रिपोर्ट ने क्या किया? एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो इस्टेब्लिश किया गया सार्जेंट रिपोर्ट ने, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो। फिर गुजरात, महाराष्ट्र में एक जगह है वर्धा, तो महाराष्ट्र में एक जगह है वर्धा। तो वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन आई थी 1937 में। कौन लेके आया था? महात्मा गांधी ने अपने जो जर्नल है हरिजन में से उसे पब्लिश किया था। वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन महाराष्ट्र किसने पब्लिश किया था? गांधी ने, महात्मा गांधी ने। तो नई तलीम बोलते थे इसे, नई तलीम, इसका नाम था नई तलीम, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937। तो ये पब्लिश किया था वीकली हरिजन ने, इसे बोलते थे नई तलीम। एंड ये कॉन्फ्रेंस थी नेशनल एजुकेशन पे, 1937 में स्टार्ट हुई थी। ये नेशनल एजुकेशन पे कॉन्फ्रेंस थी। तो इस किसके अंदर चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसके चेयरमैन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये नई तलीम के चेयर थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इसने बोला कि हैंडीक्राफ्ट्स को सिलेबस में डालो, बहुत लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, तो उनको हैंडीक्राफ्ट सिखाया जाए स्कूल में। उन्होंने बोला हिंदी में 2 to 7 हिंदी चले, और फिर 8th क्लास से इंग्लिश स्टार्ट हो। तो उन्होंने इंग्लिश 8th क्लास से स्टार्ट। तो ये दिया जाकिर हुसैन के रिकमेंडेशन थे। नई तलीम और वर्धा स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन 1937। तो फिर और इंडिपेंडेंस की बात है राधा कृष्णा कमीशन, राधा कृष्णा कमीशन। तो राधा कृष्णा कमीशन 1948। तो बाद में हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे राधा कृष्णन कमीशन 1948। फिर यूजीसी में आई थी 1954। फिर कोठारी कमीशन आई थी 1964। एंड फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड कोठारी कमीशन 1964, राधा कृष्णन कमीशन 1948। तो राधा कृष्णन कमीशन 1948 एंड यूजीसी 1954। फिर कोठारी कमीशन 1964, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, न्यू एजुकेशन 1986।